गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 11th क्लास सीबीएसई फिजिक्स के लिए लास्ट क्लास में हमने एक्सीलरेशन के बारे में डिस्कस किया था और एक्सीलरेशन से रिलेटेड हमने उसकी यूनिट के बारे में और उसकी डायमेंशन के बारे में भी डिस्कस कर चुके थे। अगर और टॉपिक की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं लास्ट कक्षा में। देखिएगा, कई बच्चे हैं जो सोच रहे हैं कि शायद जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं ये दोबारा से मतलब स्टार्ट होंगी या देखिएगा आपका जो सिलेबस है वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है ऑनलाइन क्लासेस में और आपके 100% एग्जाम होंगे, ठीक है ना। सिलेबस भी सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया है, जैसे कि न्यूटन्स लॉ है यानी इक्वेशन ऑफ मोशन है, उनको उसने रिड्यूस किया है। लेकिन मैं मानता हूँ कि न्यूटन के लॉ के बिना फिजिक्स बिल्कुल अधूरी है, ठीक है। हम उनको पढ़ेंगे। आप ये सोच के चलिए कि आपका जो एग्जाम है इन्हीं बेसिस पर होगा, क्योंकि बोर्ड लगातार जो उसकी फॉर्मेलिटीज है, जैसे कि 11th क्लास में बच्चों का रजिस्ट्रेशन है या 12th क्लास के बोर्ड की फॉर्म की कुछ फिलअप्स की कुछ जो फॉर्मेलिटीज है वो सारी क्या कर रहा है बोर्ड अपने हिसाब से बार बार स्कूलों को डायरेक्ट कर रहा है, उस हिसाब से अपने जो भी किसी में करेक्शन वगैरह है उसके लिए बार बार बोल रहा है, ठीक है। तो इसका मीन्स क्या है कि बोर्ड या सीबीएसई अपना वर्क प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं और वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चों की स्टडी ऑनलाइन तरीके से प्रॉपर चल रही है। तो कुछ बच्चे जो जानबूझ के मतलब पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनसे यही उम्मीद है और यही बोलना चाहेंगे कि आप अपने सीरियस होकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि 1 या 1.5 महीने तक यही प्रोसेस चलेगा ऑनलाइन का और इसमें आप जितना ज़्यादा पढ़ सकें, जितना ज़्यादा आप क्लियर कर सकें वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। क्योंकि देखो, जब स्कूल टाइम होता है ऑनलाइन सबसे बेस्ट है। देखिए, स्कूल टाइम होता है उस टाइम आप 6 घंटे आप फिक्स हो जाते हैं और उन 6 घंटे के लिए आपको 8 घंटे वेस्ट करने पड़ते हैं, सुबह तैयार होने में भी, शाम को घर पहुंचने में भी। अब आपके पास वो 8 घंटे सेव है, आप उसमें आप प्रॉपर तरीके से स्टडी कर सकते हैं। जो आपका पार्ट वीक है आप उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स या डेरिवेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे ढंग से पढ़ेंगे घर पे, ठीक है। अब देखिएगा, जो आज की क्लास है अगर हम उसके बारे में बात करें तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं, इक्वेशंस ऑफ ए मोशन। यानी गति की समीकरण, ठीक है। अब अगर हम बात करें काइनेमेटिक्स के अंदर, देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन दैट आर गिवन बाय न्यूटन, सो these equation also known as Newton's equation of motion. Clear? In 9th class you also discuss about the equation of motion as first equation of motion v equal to u plus at, second equation is s equal to ut plus half at square, and third equation is v square minus u square equal to 2as. क्लियर? ये जो 3 इक्वेशन है मोशन की आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी, ठीक है, और उनसे रिलेटेड 1-2 न्यूमेरिकल भी आपने किए होंगे। आपको याद होगा कि here v equal to फाइनल वेलोसिटी, u equal to इनिशियल वेलोसिटी and s equal to distance or displacement, and t equal to time and a equal to acceleration. So these are the 3 equations of motion that is known as first equation of motion,
इट इज नोन एज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड इट इज नोन एज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है 9th क्लास में आपने इनको डायरेक्ट पढ़ा था, ये एक्चुअल में कैसे स्टेब्लिश होती है, यानी कैसे डेरिवेटिव फॉर्मूले के द्वारा इनको हम स्टेब्लिश करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी तक तो आपने इनको सिर्फ डायरेक्ट पढ़ा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये होती है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये होती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये होती है। ये कैसे स्टेब्लिश होती है उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा, अगर हम पहले ग्राफिकल मेथड से करते हैं, ठीक है, वैसे बच्चों कैलकुलस मेथड से भी होता है, ठीक है, लेकिन आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। अगर कल देखिएगा हम इसको कैलकुलस मेथड से भी डिस्कस करेंगे, तो देखिएगा सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड से बात करते हैं, ठीक है। तो मैं पहले लैंग्वेज लिख रहा हूं, लेट अस कंसीडर a body is moving which initial velocity is u meter per second and final velocity is v मीटर पर सेकेंड। मीन्स हमने एक बॉडी को कंसीडर किया है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u मीटर पर सेकेंड एंड उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है v मीटर पर सेकेंड। क्लियर, हम u को इनिशियल बोलते हैं, आपको किसी कई बुकों में इनिशियल वेलोसिटी की को vi से मिल जाएगा और फाइनल वेलोसिटी को vf से भी रिप्रेजेंट किया होगा, ठीक है ना, वो एक ही बात है। vi यानी इनिशियल वेलोसिटी और vf यानी फाइनल वेलोसिटी। हम यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी को u माना है और फाइनल वेलोसिटी को v माना है, ठीक है। सो बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो देखिएगा, ये हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमने t ले लिया यहाँ पे टाइम, ठीक है, इन सेकंड, और दिस इज द वेलोसिटी v इन मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखिएगा, ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी कितनी है v मीटर पर सेकंड। अब अगर ऑब्जेक्ट ओरिजिन से स्टार्ट होता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी कंसीडर करते हैं, हम 0 कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा है, तो हम मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट की कोई इनिशियल वेलोसिटी है u। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी उसकी, u होगी, हमने इस पॉइंट को a नाम दे दिया, हियर इनिशियल वेलोसिटी u एंड हियर फाइनल वेलोसिटी इज v। क्लियर, एंड लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट इज b। क्लियर, हमने क्या किया, इस पॉइंट को b मान लिया, और ये जो टाइम इंटरवल है इसको हमने किसे नोट कर दिया है, t से नोट कर दिया है। यहां पर टाइम क्या हो गया, t, यानी t इक्वल टू 0 पर किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है, और t इक्वल टू t सेकंड पर उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, v के बराबर होगी, ठीक है ना। ये फाइनल वेलोसिटी है v मीटर पर सेकंड। अब देखिएगा, अगर हम इसको थोड़ा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट क्या है, c है। क्लियर, तो आपको पता है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये इसको हम b मान लेते हैं, यहाँ पर d हो गया, ठीक है, और ये पॉइंट हम e कंसीडर कर लेते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u से मूव कर रहा है, u मीटर पर सेकंड है ये, और t समय बाद, कितने समय बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है, ठीक है।
अब देखिएगा जो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, ये t के बराबर, ये जो टाइम की वैल्यू है कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। अगर ये डिस्टेंस की हम बात करें तो ये कितना है, u के बराबर है, यहाँ पे देता हूँ लिखा हुआ है, और ये कितना है, v है। यहाँ से ये v कहाँ से है, यहाँ से ध्यान रखना, क्लियर। तो यहां से देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए वी नो दैट स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सीलरेशन। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं और ये मैंने नोट में लिखवा के रखा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है यानी जो tan थीटा है वो किसको डिनोट करता है, एक्सीलरेशन को। यानी यहां से अगर हम बात करें tan थीटा की तो tan थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस AC, क्लियर। और आपको बताया कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है यानी tan थीटा है वो किसको डिनोट करता है, एक्सीलरेशन को। यानी यहां से a बराबर कितना हो गया, BC। अब देखिएगा BC ये डिस्टेंस है, ठीक है। इसको मैं EB माइनस EC लिख सकता हूं। देखिए BC को हम कितना लिख सकते हैं, EB माइनस EC लिख सकते हैं अपॉन AC, क्लियर। यहां तक कोई प्रॉब्लम। हमने इस BC को चेंज किया है DE में से, इसको माइनस किया है EC को, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं, तो A इक्वल टू EB, E से लेके और B तक कितनी फाइनल वेलोसिटी, V मीटर पर V, तो यहां से कितना हो गया, V हो गया माइनस EC कितना है, ये वाली वेलोसिटी U है अपॉन AC। AC किसके बराबर है, T के बराबर है, ठीक है। देखिएगा ये जो डिस्टेंस है, अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें, ये डिस्टेंस है, ये कितनी हो जाएगी, V माइनस U यहां तक, और ये कितनी है, U के बराबर है, क्योंकि ये U है तो ये भी कितना होगा, U होगा। ये T है तो ये वाली भी क्या होगी, T होगी। यहां से लेके यहां तक कितना है, V। तो देखिएगा V किसके बराबर है, V के माइनस CE या EC किसके बराबर हो गया, U के, और वहां से अपॉन AC यानी OA के बराबर हो गया, ठीक है। मैं यहां लिखता हूं एयर OE बराबर AC बराबर T, क्लियर। OU बराबर EC बराबर U होता है, U है, और यहां से OD बराबर EB, वो कितना है, V के बराबर, ठीक है। तो यहां से बच्चों देखिएगा अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो V माइनस U इक्वल टू कितना हो गया, 80 हो गया, या फिर V इक्वल टू कितना हो गया, U प्लस 80। हमने इसको इधर चेंज कर दिया। दिस इज नोन एज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ ए मोशन, क्लियर। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमने कैसे किया है कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, U मीटर पर सेकंड है, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, V मीटर पर सेकंड है, ठीक है। हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सीलरेशन को, यानी स्लोप हमेशा tan थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो tan थीटा इक्वल टू कितना होगा, BC अपॉन AC। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं एक्सीलरेशन में। तो एक्सीलरेशन A हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है इसलिए हमने इसके ऊपर एरो लगा दिया। EB अपॉन EC को हमने चेंज कर दिया, और ये वैल्यू है जो इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो दिस इज नोन एज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ ए मोशन, ठीक है। This is known as first equation of motion, क्लियर। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन्स की गति की प्रथम समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखिएगा हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है। तो आप इसको नोट करेंगे बिल्कुल सेम एज इट इज, पॉज करके आप नोट कीजिए। यहाँ तक नोट, पहले इसको लिखिएगा फिर इसको लिखेंगे। अब देखिएगा सेकंड इक्वेशन मोशन के लिए आप इसको मैं मिटाऊंगा नहीं, ठीक है, केवल गणित चेंज करूंगा, तो आप कंटिन्यू लिखेंगे, ठीक है ना। इसको दोबारा से बार बार लिखने की जरूरत नहीं है।
तो ये आई होप आपने लिख लिया होगा इसको। जिसने नहीं लिखा है वो पॉज करके अपना वीडियो पॉज करके लिखिएगा, ठीक है, नोटबुक के अंदर कि कौन सा मेथड हम पढ़ रहे हैं, ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। कैलकुलस मेथड यानी इंटीग्रेशन मेथड हम कल डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा अगर हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए, ठीक है, तो बच्चों देखिए मैंने आपको बताया था कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये भी मैंने लिखा रखा है कि द एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सिंस वी नो दैट area of velocity time graph represent डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को। तो देखिएगा यहाँ पर इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया यानी कहां से देखिए ए बी ई और ओ तक, ठीक है ना, यानी सो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाएगा, ये वाली शेप है ये किस तरह की है, टू पैरेलल साइड है, ठीक है, और टू नॉन पैरेलल साइड है, तो दैट इज ए ट्रेपेजियम, ठीक है ना। So displacement equal to area of it trapezium A B E O। इस ट्रेपेजियम A B E और O का एरिया किसके बराबर होगा, इस पूरे ग्राफ के एरिया के बराबर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया। या फिर देखिएगा डिस्प्लेसमेंट को हम एस से लिखते हैं बच्चों, एस इक्वल इस ट्रेपेजियम के अंदर देखिएगा नीचे एक रेक्टेंगल है और ऊपर क्या है कि ट्रायंगल है। हम इसको दो इक्वल पार्ट में सॉरी दो पार्ट्स में अलग अलग सेपरेट करके एरिया निकाल सकते हैं। तो टोटल एरिया किसके बराबर होगा, इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया। इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, मैं लिख देता हूं यहां पर एरिया ऑफ ACEO प्लस एरिया ऑफ ये क्या है, ट्रायंगल है ABC, क्लियर। या डिस्प्लेसमेंट S इक्वल एरिया ऑफ ACEO यानी कि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है ना। या फिर OA इनटू OE, लेंथ इनटू ब्रेड्थ हो गया, प्लस ये वाला जो ट्रायंगल है ये किस तरह का ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 1/2 बेस इनटू हाइट। तो इसका एरिया जब हम निकालेंगे 1/2 इनटू बेस AC इनटू हाइट कितना है इसका BC, क्लियर। यानी बेस हो गया AC और हाइट कितना हो गया BC, क्लियर। तो यहां से देखिएगा S इक्वल टू OA की वैल्यू कितनी है, U के बराबर है इनटू OE की वैल्यू कितनी है, T के बराबर प्लस हाफ AC कितना है, AC T के बराबर है, और BC किसके बराबर है, V माइनस U। V माइनस U आ गया। अभी मैंने आपको एक इक्वेशन पढ़ाई थी कि V माइनस U इक्वल टू कितना आया था, 80 के बराबर आया था, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन में देखिएगा V माइनस U इक्वल टू 80 होता है, ठीक है ना। तो यहां से देखिएगा S इक्वल टू UT प्लस हाफ T इंटू 80। तो यहां से हम कह सकते हैं S इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर, दैट इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन, क्लियर। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, दिस इज नोन एज सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन।
देखिएगा एक बार वापस से देखते हैं कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमें क्या करना है, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया कंसीडर करना है। ठीक है, हमने इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया किसके बराबर होगा, इस ट्रेपेजियम के एरिया के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिएगा इस ट्रेपेजियम को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, नीचे वाला पार्ट रेक्टेंगल और ये वाला पार्ट ट्रायंगल हो गया। क्लियर, तो यहाँ से हमने जो टोटल एरिया होगा किसके बराबर होगा, इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर प्लस ट्रायंगल के एरिया के बराबर। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L × B, और ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर। तो हमने ये वैल्यू यहाँ पे रख ली और ये वैल्यू यहाँ पे रख ली। ठीक है, अब देखिएगा v × v - u हम क्या लिख सकते हैं, 80 के बराबर है। फर्स्ट इक्वेशन में हमने लिखा था, वहीं से फर्स्ट इक्वेशन आई थी v = u + 80। क्लियर, तो यहाँ से हमने क्या लिखा है, 80 रख दिया, t × t कितना हो गया, t², यानी ut + हाफ at²। दैट इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ ए मोशन। क्लियर, अब देखिएगा हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए भी वापस से वही इसी जो ट्रेपेजियम है उसके एरिया को हम कंसीडर करेंगे। अब देखिएगा आपको पता है कि हम यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए उसको स्प्लिट नहीं करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर और रेक्टेंगल के अंदर। ठीक है, हम सीधा ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिएगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए वापस से वी नो दैट एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, सो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसके एरिया के बराबर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABEO, इस ABEO का ट्रेपेजियम का एरिया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिखते हैं। देखिएगा देखो कई बुकों में डिस्प्लेसमेंट को x से लिखा हुआ होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, x भी डिस्प्लेसमेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABEO, किसी भी ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है, 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड यानी इन दोनों पैरेलल साइड का सम, या OA प्लस ये कितना हो गया, BE, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस OP। क्लियर, ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। क्लियर, तो यहां से s इक्वल टू कितना हो गया, हाफ OA किसके बराबर है, जो u के बराबर प्लस b किसके बराबर है, v के बराबर। OA किसके बराबर है, u के बराबर, और b किसके बराबर है, v के बराबर। ठीक है ना, इनटू अगर यहां से हम हाइट की बात करें तो ये हाइट कितनी है, थी। क्लियर, अब देखिएगा आपको मैंने अभी लिखा था आपको कि v - u इक्वल टू 80। v - u इक्वल टू कितना होता है, 80 होता है। तो यहां से अगर हम t का मान निकालें तो वो कितना हो जाएगा, v - u अपॉन a। क्लियर, तो हम t की जगह क्या रख देते हैं, v - u अपॉन a। तो s इक्वल टू हाफ u प्लस v इंटू v - u अपॉन a। यहां से देखिएगा s इक्वल टू v प्लस u v माइनस u अपॉन 2a हो गया। प्लस में हम एक्सचेंज कर सकते हैं। यहां से देखिएगा एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी होगी a प्लस b और a माइनस b, वो कितना होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, and v this is also written as v square minus u square equal to 2as. This is known as third equation of motion. Clear?
थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन। तो देखिए हमने न्यूटन्स की 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस at, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इक्वल टू 2as, इनके बारे में डिस्कस किया था और हमने उनको ग्राफिकल मेथड से भी सोल्व करना सिखाया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में या पर्टिकुलर स्टेप में अगर प्रॉब्लम है तो अगेन वो पूछ सकता है। इसको साथ साथ नोट करना है आपको, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है वो आज ग्रुप के अंदर पोस्ट हो जाएंगे, उनको भी सोल्व करने की कोशिश करना है। क्लियर? आज के लिए इतना ही, थैंक यू।